नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का। मैं आपकी ड्राइंग टीचर स्वाति जनकावत आज कक्षा 12 के चित्रकला विषय के प्रायोगिक कार्य के संबंध में पढ़ाऊंगी। बच्चों, ड्राइंग में हमारा जो प्रैक्टिकल यह सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रैक्टिकल फाइल में हमें क्या क्या बनाना है, कितनी शीट्स हैं, इन सब की चर्चा हम भाग 1 में कर चुके हैं। फाइल में हमें बहुत से चित्र बनाने होते हैं। इन चित्रों के संबंध में हमने भाग 1 में चर्चा की थी कि हमें हमारी फाइल में बहुत से वस्तु चित्र, प्राकृतिक दृश्य, संयोजन के दृश्य, लोक कला मोटिव और स्केच फाइल में स्केचेस बनाने होते हैं। हम वस्तु चित्रण की चर्चा भाग 1 में कर चुके हैं। बच्चों, हम इस भाग 2 में आगे चर्चा करते हैं। फाइल बनाने में हमें प्राकृतिक चित्रण भी करना होता है। प्रकृति चित्रण इस शीर्षक के से ही हमें समझ में आता है। प्रकृति चित्र अर्थात इसमें प्राकृतिक तत्वों का अंकन करना होता है। प्राकृतिक तत्व सभी जानते हैं, जैसे फूल, पत्तियां और पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मनुष्य भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा है। इन्हीं तत्वों का चित्रण करना प्रकृति चित्रण है। बच्चों, प्रकृति चित्र या प्रकृति चित्रण हम क्यों पढ़ रहे हैं? कलाकारों को प्रकृति चित्रण करने के लिए विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं का सही ढंग से वह अंकन कर सके, इसलिए हमें प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन करना आवश्यक है। इन्हीं प्राकृतिक तत्वों को वह अनुपात के आधार पर बड़ा ही सरल और हूबहू वैसा का वैसा उन्हें बना सके, इसलिए प्राकृतिक तत्वों का अनुपात के आधार पर चित्रण किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ इन्हीं प्राकृतिक तत्वों को संतुलन के साथ स्थापित करना चित्रों में ज़रूरी होता है। अगर चित्र में संतुलन स्थापित न हो तो हमारा प्रकृति चित्र विफल हो जाता है, वह अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ इन चित्रों में छंदमयता भी होनी चाहिए, अर्थात वह हमें एक लयात्मकता का अनुभव कराए, तभी हमारा प्रकृति चित्र अच्छा लगता है। तथा इसमें सापेक्षिक अंतर को समझना भी आवश्यक है। यह जितने ही तत्व हमने पढ़े, इन सभी का बड़े ही सरल और यथार्थवादी रूप में हर तत्व का सापेक्ष अर्थात उनका तुलनात्मक अंकन इस चित्र में ज़रूरी होता है, तभी हमें चित्र हूबहू यथार्थवादी और सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर बच्चों पेड़ पौधों, फूल पत्तियों और विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का आयामों का चित्रण कर सके कलाकार, इसीलिए हमें इन प्राकृतिक चित्रण की जो तकनीक है, विभिन्न तत्व है, आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब का हमें अध्ययन करना ज़रूरी है, आवश्यक है। प्राकृतिक वस्तुओं का वर्ण पहचान कलाकार कर सके, इसलिए भी यह आवश्यक है। अर्थात विभिन्न प्राकृतिक तत्वों में उनकी रंग योजना किस प्रकार की है, वह कैसे चित्र में निरूपित की जा सकती है, बनाई जा सकती है, इसलिए भी हमें इसे पढ़ना और इसका अध्ययन करना चाहिए। फल, सब्जियां और विभिन्न सजीव प्राणियों का अंकन, रेखांकन हम चित्रण में कैसे करेंगे, कैसे कर सकेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, यही सब हमारे इस प्रकृति चित्रण का उद्देश्य है। तभी कलाकार एक सफल प्राकृतिक चित्रकार बन सकता है। प्रकृति चित्रण के लिए पर्सपेक्टिव, परिदृष्टि को ध्यान में रखना विशेष आवश्यक है। पर्सपेक्टिव अर्थात वस्तु की स्थिति के आधार पर उसके आकार, प्रकार, रंग, रूप का निर्धारण करना ही पर्सपेक्टिव में आता है। चित्र बनाते हुए सबसे पहले हमें इसी पर्सपेक्टिव को, परिदृष्टि के नियम को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पर्सपेक्टिव का अर्थ है बच्चों, पास की वस्तु को बड़ा और स्पष्ट दिखाना, जबकि वही वस्तु अगर दूर रखी है तो वह छोटी और धुंधली नजर आती है। यही पर्सपेक्टिव होता है, अर्थात पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु छोटी। रंगत में भी इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों। पास में जो वस्तु रखी है उसका रंग चमकीला, प्रभावशाली और स्पष्ट होता है, जबकि दूर की वस्तु का रंग धुंधला दिखाई देता है।
इसी क्रम में हम एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे यह रोड के किनारे पर जो रोड लाइट्स लगी रहती हैं उनका एक चित्र है। रोड लाइट्स में जिस लाइट के नज़दीक हम खड़े रहते हैं वह हमें बहुत बड़ी नज़र आती है, लेकिन दूर तक जब वो रोड लाइट हमको दिखाई देती है तो वह क्रमिक रूप से छोटी होती हुई नज़र आती हैं। क्या वे वास्तव में छोटी हैं? नहीं, लेकिन दूरी के कारण वे हमें छोटी दिखाई देती हैं, और जब हम चित्र बनाएंगे तो दूर की रोड लाइट्स को हम छोटा बनाएंगे। तो यही है बच्चों पर्सपेक्टिव। दूसरा संतुलन, बैलेंस। जब हम प्रकृति चित्र बनाते हैं तो हमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों को संतुलन के साथ चित्र में बनाना होता है। यह चित्रकला का एक दूसरा नियम है। संतुलन के माध्यम से हम चित्र को प्रभावशाली और अच्छे संयोजन से हम संतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात संयोजन का अर्थ बच्चों यहाँ पर चित्र के जो विभिन्न तत्व हैं उन्हें सही योजनाबद्ध ढंग से हम चित्र में बनाएं तो हम एक प्रभावशाली और सुंदर चित्र का निर्माण कर सकते हैं। इस बैलेंस और संतुलन को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बच्चों, यह जो हमारा पहला चित्र है इसमें एक पेड़ का चित्र बनाया गया है। इस पेड़ को यहाँ इस एक कोने में बना दिया गया है, परंतु इस पेपर का, इस शीट का यह पूरा कोना खाली दिखाई दे रहा है। तो क्या हमारे इस पूरे पृष्ठ को, पूरी शीट को सही ढंग से प्रयुक्त किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो दर्शक की निगाह है वह बस इस एक ही हिस्से पर टिक जाती है और यह हमारा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलाकार की दृष्टि पूरे चित्र पर विचलित होनी चाहिए, ना कि किसी एक बिंदु पर जाकर टिक जाए। अतः यह जो चित्र है संतुलन की दृष्टि से ठीक नहीं है, परंतु इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए आगे कलाकार ने इसी चित्र में एक घर का निर्माण इस खाली वाले हिस्से में किया है, जिससे कि यह जो अंतराल था, खाली हिस्सा था, वह प्रयुक्त हुआ है। इसमें कलाकार इस पूरे अंतराल को बड़े ही संतुलित ढंग से प्रयुक्त करता हुआ हमको दिखाई देता है, नजर आता है। अतः हमारे चित्र में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसी संतुलन का कलाकार ने सही प्रयोग करके यह एक सफल और अच्छा चित्र बनाया है, और संतुलन की दृष्टि से यह चित्र विफल होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। इसी क्रम में बच्चों, जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक है दृष्टिक्रम। दृष्टिक्रम अर्थात निगाह, दृष्टि में क्रमिकता होनी चाहिए। कलाकार जिस वस्तु को महत्वपूर्ण दिखाना चाहता है, दर्शक की निगाह अगर उस पर सर्वप्रथम टिकती है, उसे महत्व देती है, तो यह दृष्टिक्रम यहाँ पर सटीक बनता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो चित्र में यह दृष्टिक्रम का जो नियम है वह विफल हो जाता है। जिसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण हम लें कि जब हम किसी भी देवी देवता का चित्र बनाते हैं तो हम उसे केंद्र में और सबसे बड़े आकार में बनाते हैं, जबकि अन्य तत्वों को हम आकार में छोटा बनाते हैं। इससे क्या होता है बच्चों? इससे यह होता है कि दर्शक की निगाह सबसे पहले बड़े आकार को देखती है, जो कि बीचों बीच था, और उसके बाद में चित्र के अन्य जो तत्व थे, छोटे गौण तत्व थे, उनकी ओर गमन करती है। यही दृष्टिक्रम होता है। अगला है संतुलन। जैसा कि अभी हमने उदाहरण में पढ़ा, अगर हमारा चित्र संतुलित है तो वह सफल है। अगर चित्र में असंतुलन दिखाई देता है, चित्र में एक ही ओर दृष्टि टिक जाती है, तो वो असंतुलित हो जाता है। इसलिए चित्र में बच्चों संतुलन का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अनुपात। चित्रों में अगर चित्र के विभिन्न तत्व अनुपातिक रूप से नहीं बनाए जाएंगे तो वह चित्र भी विफल हो जाएगा। जैसे जो वस्तु पास में है वह बड़ी दिखती है तो उसे बड़ा बनाएं, जो वस्तु दूर है, छोटे आकार की दिखती है, तो उसे छोटा बनाएं, चाहे वह वस्तु वास्तव में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जैसे एक प्राकृतिक दृश्य की बात करें हम बच्चों, तो पहाड़ जब बहुत दूर होता है तो वह हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में पहाड़ छोटा थोड़े ना होता है, वह तो बहुत ही विशाल आकार का होता है। लेकिन हमें अनुपात को ध्यान में रखते हुए
पहाड़ को छोटा ही बनाना पड़ेगा। यही है अनुपात। इसे हम आगे भी उदाहरणों से समझेंगे। संयोजन, चित्र के अलग अलग तत्वों को योजनाबद्ध तरीके से सही रूप में अंकित करना संयोजन कहलाता है। लयबद्धता, चित्र में अगर क्रमिकता ना हो, उनमें सामंजस्य ना हो, संतुलन ना हो, तो चित्र में लयबद्धता उत्पन्न नहीं होती। उनमें एक संगीतात्मक संबंध अगर तत्वों में ना हो तो यह लयबद्धता विफल हो जाती है। तो चित्रों में तत्वों में संबंध होना चाहिए। दृष्टि एक के बाद एक वस्तु को देखती हुई चलनी चाहिए, यही लयबद्धता होती है और यही चित्र में सरसता भी उत्पन्न करती है। अतः हमें बच्चों इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर चित्रण करना चाहिए। इन सभी नियमों को अपनाते हुए चित्र में सुंदर और आकर्षकता उत्पन्न की जा सकती है, उसे आकर्षक बनाया जा सकता है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण में समझते हैं बच्चों। जैसे हमने बात की थी अनुपात की, यहाँ पर इस चित्र में यह एक मानव आकार है। यह मानव आकार हमारे इस घर के आकार के बराबर है, लेकिन वास्तव में घर क्या मानव के आकार के बराबर होता है? नहीं होता, मनुष्य से बड़ा होता है। लेकिन चूंकि यह मनुष्य आकार इस अंतराल में पहले है, पास में है, इसलिए यह बड़ा और घर उससे बहुत दूर बनाया गया है, इसलिए वह छोटा इसमें दिखाया गया है। इसी प्रकार से बच्चों ये पेड़ भी है, यह भी आनुपातिक रूप में दूर होने के कारण छोटा बनाया गया है। एक नियम था बच्चों संतुलन का। यहाँ पर इस पूरे अंतराल में उस कोने पर और इस कोने पर, दोनों ही कोनों पर चित्र तत्वों का निर्माण किया गया है। अतः दोनों कोने हमें समान रूप से प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए ये चित्र संतुलित है। साथ ही साथ इनमें ये जो दो कोने रखे गए ये खाली हैं, अतः दोनों ही जगहों पर समान रूप से हमारी दृष्टि विचरित होती है। इसलिए आनुपातिक रूप से भी और संतुलन की दृष्टि से भी ये चित्र सफल बना हुआ है। इस चित्र में बच्चों या तो हमारी दृष्टि यहाँ से शुरू होगी या हमारी दृष्टि यहाँ से शुरू होगी। पेड़ को देखेगी, फिर घर को देखेगी, फिर इस मनुष्य आकृति को देखेगी। या यहाँ से शुरू होती है तो पहले मानव आकार, फिर घर और पेड़, अर्थात चित्र के हर तत्व को क्रमिक रूप से हमारी दृष्टि देखती है। अतः इस चित्र में एक संबंध, एक लय, तारतम्यता भी हमें दिखाई देती है। अतः यह चित्र हमें पढ़े गए नियमों के अनुसार बड़ा ही सफल और सुंदर चित्र दिखाई देता है। आगे बढ़े बच्चों, हम इन प्राकृतिक चित्रण की तैयारी हम कैसे करें बच्चों? सबसे पहले हमें प्राकृतिक चित्रण के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता है सामग्री की। अतः प्राकृतिक चित्र बनाने से पहले हम अलग अलग जो वांछित सामग्रियां हैं वह जुटा लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले आवश्यकता है कागज की। जो भी चित्र बनाना है उसके लिए पहले कागज, पेंसिल, ब्रश, रंग, घोलने के लिए कोई समतल चिकनी प्लेट, बोर्ड, रंगीन पेंसिल, मोम कलर या जल रंग, जो भी हमें आवश्यक है वह हम इकट्ठा करके पहले रख लेते हैं। फिर हम काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रेखांकन, रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा सफ़ेद कागज है बच्चों, उसे बोर्ड के ऊपर पिन की सहायता से कस के फिर हम उसके ऊपर सबसे पहले पेंसिल की सहायता से रेखांकन करते हैं, रेखाएं बनाते हैं। जो भी चित्र बनाना है उसका पहले कच्चा रेखांकन किया जाता है। बच्चों जब रेखांकन किया जाता है तो एक विशेष प्रकार हल्के हाथों से उसे करना चाहिए। हल्के हाथों से ही हमें रेखांकन करना चाहिए और इस बात का हमें विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि दबाव के साथ रेखांकन करने पर हमारा जो कागज है वह खराब होने का उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं रखता है। हम उसमें ढंग से उन रेखाओं को अगर आवश्यकता हो तो रबर से मिटा भी नहीं पाते, इसलिए हमें हल्के हाथों से रेखांकन करना चाहिए। और रेखांकन का बच्चों हमें अभ्यास भी करना चाहिए। रेखांकन का हम अभ्यास करते हैं तो हम चित्र बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली बना पाएंगे। साथ ही रेखांकन के अभ्यास से हम उसमें जो शेड्स लगाएंगे उससे भी हमें रंग का अंकन करने में बहुत ही सहायता मिलती है। हमें तान अर्थात कलर टोन का भी अभ्यास इससे हो जाता है। रंग का
हल्का हल्कापन, गहरा और उसके गुण और उसके कलर टोन्स का संकेत हमें इसी रेखांकन के अभ्यास से प्राप्त हो जाता है। अतः रेखांकन को प्रभावशाली और इसके अभ्यास चित्रकार के लिए बहुत ही आवश्यक है। रेखांकन और रंगों की बात करें बच्चों, तो एक छोटा सा उदाहरण है, इससे हम समझते हैं। सबसे पहले इस खाली कागज में रेखांकन किया गया। रेखांकन के पश्चात बड़े ही सरल और अभ्यास के साथ ही रेखांकन किया हुआ यहाँ दिखाई देता है। रेखांकन के पश्चात हल्की रंगतें चित्र में भरी जाती हैं और हल्की रंगतों के बाद उन्हीं रंगों को आवश्यकता अनुसार गहरा किया जाता है। तत्पश्चात अंतिम रूप देने के लिए रंगों में जो सबसे छायादार हिस्सा होता है या सबसे जो गहरा क्षेत्र होता है उसको अंकित किया जाता है, उसमें छाया प्रकाश इसमें स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों अगला है संयोजन दृश्य, कंपोजिशंस। संयोजन के दृश्य वस्तुचित्र, प्राकृतिक दृश्य या प्राकृतिक चित्रण और संयोजन के दृश्य हमें हमारी फाइल में बनाने होते हैं। संयोजन के दृश्य अर्थात योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न तत्वों को संयोजित करना संयोजन कहलाता है। यहाँ पर हम सजीव या विभिन्न वस्तुओं को ठीक से चुनकर एक निर्दिष्ट आयाम पर व्यवस्थित करते हैं। कलाकार सबसे पहले जो काम करता है बच्चों, संयोजन के लिए वस्तुओं का चुनाव करता है, चाहे कोई सी भी वस्तु, प्राकृतिक वस्तु हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, उनका चुनाव करता है और निर्दिष्ट अर्थात जिस दिशा निर्देश का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर उनका प्रयोग करता है और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर और अपनी सृजनात्मक क्षमता के आधार पर या अभिव्यंजना शक्ति के आधार पर वह इन्हें व्यवस्थित करता है, एक नए विषय, नए रूप और आकार की रचना करता है। यही है हमारे संयोजन के दृश्य और तभी कलाकार संयोजन के अच्छे दृश्यों का निर्माण करता है। यहाँ पर बच्चों हम संयोजन दृश्यों को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वह एक बार विद्यार्थियों को स्पष्ट करते हैं। चूँकि किसी निर्दिष्ट स्थान में 2 या 3 वस्तुओं का या अनुकृतियों को इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से रखें जिससे एक विषय वस्तु का निर्माण हो सके, यही संयोजन का उद्देश्य है। अर्थात विषय वस्तुओं को चाहे वो 2 या 2 से अधिक ही क्यों ना हो, उन्हें बड़े ही सुंदर कलात्मकता के साथ रखना और एक नए सुंदर आकर्षक चित्र का निर्माण करना, विषय वस्तु का निर्माण करना संयोजन के दृश्यों का उद्देश्य होता है। इससे हमें नई नई विषय वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दूसरा, संयोजन के निर्माण के लिए साधनों का प्रभावी रूप से प्रयोग चित्रकार कर सके, इसलिए संयोजन के दृश्य भी बनाना कलाकार के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हमारी फाइल में ये संयोजन के दृश्य बनाए जाते हैं। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि संयोजन के दृश्य कैसे बनाए जाते हैं। पहला उदाहरण हम ज्यामितीय आकारों का लेते हैं। यहाँ पर हमें ये कुछ ज्यामितीय आकार, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, ये भी छोटे वृत्त हैं और ये 2 छोटे और बड़े आयत, ये सभी ज्यामितीय आकार संयोजन के लिए यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं संयोजनों का एक प्रस्तुतिकरण यह है। पहले संयोजन में इन्हीं वस्तुओं को रखा गया है और एक नया दृश्य बनाया गया है। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर यह दूसरा और तीसरा चित्र अंकित किया गया है। वस्तुएं वही हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग किया गया है। यहाँ पर हमें एक ही प्रकार की वस्तुओं से 3 अलग अलग चित्र प्राप्त हुए हैं। यही है संयोजन। ऐसे ही हम एक वास्तविक विषय पर आधारित उदाहरण लेते हैं बच्चों। इसमें हम लेते हैं माँ और बच्चा। यहाँ पर यह विषय वस्तु है माँ और बच्चा। इस विषय वस्तु के आधार पर हम चित्र निर्मित करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर माँ और बच्चे के चित्र को किस प्रकार बनाया गया। पीछे झोंपड़ी, छोटा सा पेड़, इसका दरवाजा, इस प्रकार से इस माँ और बच्चे को दिखाया गया है। वहीं दूसरे चित्र में पूरी झोंपड़ी, बड़े आकार की झोंपड़ी, दूसरी छोटी झोंपड़ी, 2 पेड़, एक पशु का आकार, पीछे भी कुछ आकृति पशु जैसी हमें दिखाई देती है
और नारी आकार जो कि बैठी हुई है और उसकी गोद में उसका बच्चा बनाया गया है। तो विस्तृत रूप में अंकित किया गया यह दूसरा माँ और बच्चे का चित्र। इसी प्रकार से केवल अंतराल में एक माँ और एक बच्चे, एक शिशु को अंकित किया गया है। यहाँ पर केवल इन दो विषय वस्तुओं को ही अंकित किया गया है। दूसरे में एक बहुत ही विस्तृत रूप में माँ लेटी हुई है और उसके पास में उसका छोटा बच्चा लेटा हुआ है। तो इस प्रकार से विषय वस्तु दो ही हैं, लेकिन कलाकार ने अपनी अलग अलग कल्पना शक्ति और अभिव्यंजना शक्ति का, सृजनशीलता का प्रयोग करके यहाँ पर एक ही विषय वस्तु को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है। यही है संयोजन। अतः कलाकार की यही क्षमता संयोजन के दृश्यों से विकसित की जाती है। बच्चों, इसका एक और हम वस्तु चित्रण के रूप में उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो विषय वस्तु है वह है एक बॉटल, दूसरा फलों की टोकरी और फल। इस प्रकार की ये तीन वस्तुएं हैं। इन तीनों वस्तुओं का भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार से रीअरेंजमेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे बॉटल को बगल में रख दिया गया, फलों की टोकरी इसके बगल में है, दोनों को ही पूर्ण और स्पष्ट इसमें दिखाया गया है। और फलों में से कुछ बड़े फल, एक बड़ा और एक छोटा फल आगे की ओर बिखरा है। ऐसे ही यहाँ पर बॉटल को पीछे, फलों की टोकरी को आगे और बड़े फल को स्पष्ट और साइड में बना दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर भी है बच्चों। तो यहाँ पर एक ही विषय वस्तु को, वस्तु चित्र को अलग अलग रूप में अरेंज किया गया है। यही है संयोजन के दृश्य। बच्चों, सारांश में अगर हम देखें तो चित्र बनाने की विधि को ही संयोजन कहते हैं। अर्थात कलाकार कैसे चित्र बनाता है, एक ही विषय वस्तु को अलग अलग कलाकार अलग अलग रूप में बनाते हैं, यही संयोजन है। वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से रखें जिससे एक विषय वस्तु का निर्माण हो सके, यही संयोजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम दूसरा विषय लेते हैं, लोक कला में मोटिव्स। हमने वस्तु चित्र पढ़ लिए बच्चों, प्राकृतिक चित्रण पढ़ लिया, हमने संयोजन के दृश्य पढ़ लिए, कला के विभिन्न जो साधन हैं हमने उन सभी तत्वों के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं लोक कला के मोटिव्स। लोक कला क्या है? लोगों की कला को सामान्य रूप से लोक कला कहा जाता है। मानव के जीवन की जो नीरसता है वह इस कला से सरस बनती है और यह हमारे जीवन में रस उत्पन्न करती है, जो कि मानव जन्म के साथ विकसित होती चली जाती है और समानांतर गतिमान रहती है। ये जो लोक कलाएं हैं, जब मनुष्य ने जन्म लिया था तभी से विकसित होती चली गई और जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता चला गया तो उसके साथ साथ ये लोक कलाएं भी अपना रूप विकसित करती चली गई। ये जो लोक कलाएं हैं बच्चों, ये आम आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि लोगों कलाओं के रूप में हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं में जीवित रही है। ये जो लोक कलाएं होती हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती जाती हैं। नानी अपने घर की बच्चियों को सिखाती हैं, वे बच्चियां अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाती हैं। इस प्रकार से क्रमिक रूप से पीढ़ियों से ये हस्तांतरित होती चली आती हैं। इन्हें न किसी क्लास में जाकर सीखा जाता है और ना ही कोई इन्हें बैठकर पढ़ाई की तरह सिखाता है, बल्कि घर में जब महिलाएं काम करती हैं, इन्हें बनाती हैं, तो घर की बालिकाएं या अन्य लोग उन्हें देखकर सीख लेते हैं और अपने जो कल्पना शक्ति है, अपनी क्षमताएं हैं, उनका प्रयोग भी उसके अंतर्गत करते हैं। तो ये लोक कलाएं हमारे सामान्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। भारत की जो लोक कलाएं हैं बच्चों, उनका अभिन्न गुण रहा है, वह गुण है इनकी अलंकारिकता, सजावटी रूप। इन लोक कलाओं में जो आकार प्रकार, सजावटी अलंकृत रूप काम में लिए जाते हैं, वह इसकी अपनी एक अलग सी निराली विशेषता रही है। इन कलाओं में, रूपों में पशु पक्षियों के आकार, फूल, पत्ती, हाथी, मोर, मछली, कमल जैसे अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े सभी प्रकार के आकारों का निर्माण किया जाता है। इन आकारों के उदाहरणों में हम कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे ये कुछ उदाहरण हैं। बिंदुओं के आधार पर
लोक कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, जैसे ये पान के पत्ते जैसा आकार, सूर्य देवता का चिन्ह और यह षटकोण जैसी आकृति भी हमारे लोक कलाओं का एक डिजाइन है, आकार है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी स्केच बुक में जीवंत और स्मरण पर आधारित स्केचिंग की जाती है। हमारी स्केच बुक में जो भी हम देखते हैं उनका बड़े ही सरल रूप में स्केच बनाया जाता है। पेंसिल से उसमें स्केच बनाने होते हैं। ये जो स्केचेस होते हैं बच्चों, बिना चित्र की पुस्तक और बिना पेंटिंग की दीवार जैसे दिखाई देते हैं। कैसे? आभूषणहीन दुल्हन की भांति लगते हैं। जो स्केचेस होते हैं बच्चों, बिना चित्र की पुस्तक जैसे दिखाई देते हैं, बिना पेंटिंग की दीवार जैसे लगते हैं। अगर दीवार पर पेंटिंग ना हो तो वह कैसी दिखाई देगी? वह बिना आभूषणों की दुल्हन जैसी नजर आएगी, अर्थात बड़ी ही नीरस दिखाई देगी, आकर्षक नहीं लगेगी। अतः उसी तरह पेंटिंग और ड्राइंग का आधार स्केच होते हैं। अगर स्केच अच्छा बनेगा तो हमारा पेंटिंग, हमारी ड्राइंग बहुत सुंदर बनेगी। अगर स्केच ही अच्छा ना हुआ तो हमारी ड्राइंग या पेंटिंग भी अच्छी या आकर्षक नहीं बन सकती। अतः स्केचिंग हमारी जो चित्रकला है, चित्र हैं, उनके प्राण हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है बच्चों। वह अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों को बताने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न साधनों को अपनाता है। इन संसाधनों में बच्चों या तो वह लिखकर, बोलकर, नाचकर, गाकर या चित्र बनाकर वह अपनी मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, और यही अभिव्यक्ति का एक साधन है चित्रकला। हमारे इस पाठ में स्केच के विभिन्न पहलुओं पर हम विचार विमर्श करेंगे। हमारी स्केच बुक में हमें चित्र बनाने होते हैं, अतः हम इन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, स्केचिंग की परिभाषा क्या है, हम इसके ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। स्केचिंग ड्राइंग की पूर्व अवस्था है जिसमें कलाकार स्वतंत्र रूप से और उन्मुक्त रूप से रेखांकन करता है, अर्थात वह ना किसी दबाव के, ना किसी बंधन के, बड़े ही स्पष्ट मन में बिना विचलित हुए इन रेखांकन के माध्यम से जो भी वह सामने देखता है उनको कागज में खाली अंतराल में बनाता है। अतः स्वतंत्रता और उन्मुक्त भाव इस रेखांकन के, स्केचिंग के आधार गुण हैं। बिना किसी बाह्य अनुकृति के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, अर्थात जब स्केच बनाते हैं तो उसमें कोई बाह्य संसाधन काम में नहीं लिए जाते, कोई इसमें मार्किंग नहीं की जाती पहले, बल्कि डायरेक्ट पेंसिल और हाथ की मदद से ही यह रेखांकन कर लिया जाता है। इसमें न तो कोई अनुपात होता है और न ही कोई मापने की विधि अपनाई जाती है। बड़े ही सरल रूप में इन चित्रों में रेखांकन किया जाता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं जिससे हमें ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बच्चों, जैसे इस पहले चित्र में देखिए, रेखांकन के माध्यम से यहाँ पर इन मानव आकारों को अंकित किया गया है। बड़े ही सरल रूप में मानव आकार बनाए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर यह खेती करते हुए मानव और इस बैल का रेखांकन भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में बच्चों, ड्राइंग क्या होती है, हम ड्राइंग की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। ड्राइंग संसार को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। अपने विचारों का विश्लेषण करने और समझाने के लिए ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, सही यथार्थवादी रूप में किसी चीज़ को स्पष्ट करना हो तब हम ड्राइंग बनाते हैं। इनमें विभिन्न भावों, रंगों और तत्वों को विश्लेषण के साथ अंकित किया जाता है ताकि वह हम समझा सकें। इस चित्र में हम जब देखते हैं तो हमें इस मानव आकार का जो भाव है वो बहुत ही स्पष्ट समझ में आता है। इसके अंग प्रत्यंग बड़े ही सरल ढंग से परंतु प्रभावी विभिन्न तत्वों के साथ बड़े ही गूढ़ ढंग से बनाए गए हैं। अतः यह ड्राइंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ड्राइंग के लिए बच्चों हमें बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है, हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। यह एक समतल धरातल होता है, हार्ड बोर्ड होता है जो लकड़ी का बोर्ड या प्लाई बोर्ड होता है जिसपे कि चित्र का बनाने से पूर्व कागज को रखा जाता है। यह एक सख्त बोर्ड या प्लाई बोर्ड का बना हुआ होता है। पेपर या कागज
ड्राइंग बनाने के लिए हमें कागज़ की आवश्यकता होती है। अभ्यास के लिए हम कोई भी कागज़, विशेष रूप से क्वार्ट्रेज शीट काम में ले सकते हैं या अन्य कोई कागज़ भी, सफ़ेद कागज़ हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से पेपर्स ड्राइंग के लिए विशिष्ट होते हैं। स्केच बनाने या ड्राइंग के लिए हमें रबर भी काम में लेना होता है। अच्छी किस्म का मुलायम रबर काम में लेना चाहिए, जिससे कि पेंसिल के स्केच या जो रेखाएं हैं वो हम स्पष्ट रूप में साफ सुथरे तरीके से मिटा सकें। अतः इनका प्रयोग भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए। चिमटी, ड्राइंग बोर्ड पर पेपर की पकड़ बनाए रखने के लिए हमें चिमटी की आवश्यकता होती है, ताकि जब हम ड्राइंग बनाएं तो हमारा जो कागज़ है वो हिले डुले नहीं। तो ये चिमटी हमें उसमें सहायता करती है। पेंसिल्स, ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है बच्चों। अतः पेंसिल्स में हमें HB, 2B, 4B और 6B पेंसिल काम में लेनी चाहिए। इनमें चारकोल पेंसिल का उपयोग हमें करना चाहिए और स्केचेस में ये चारकोल या 2B, 4B पेंसिल प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार पेंसिल का प्रयोग भी हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए। पेंसिल का जो आगे का हिस्सा होता है वह लंबवत या लंबा होना चाहिए, ताकि उसमें शेडिंग अच्छे से की जा सके। बच्चों, हमारा यह भाग 2 यही समाप्त होता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फाइल में आपके लिए यह बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।